झुलसते खेत और जलते हुए खलिहान सा हूँ मैं। झुलसते खेत झुलसते खेत और जलते हुए खलिहान सा हूँ मैं। मेरे जख्मी बदन को देख हिंदुस्तान सा हूँ मैं। क्या बात। आपके परिवार से कुछ लोग कराची जाकर पाकिस्तान में बस गए। आपका पाकिस्तान में भी कई बार जाना हुआ, वहाँ भी आपने काफ़ी सारे गज़ल कहे। तो हमने ऐसा भी सुना था कि आपके चाचा जी बहुत गज़ल कहा करते थे, तो आपने एक बार अपने चाचा जी की गज़ल में भी कमी निकाली थी। तो सर क्या मामला था? सन 80 के लगभग में वहाँ गया था। वहाँ भी मैंने मुशायरे उशारे पढ़े। चाचा जी को मैंने नहीं बताया था कि मैं शेर कहता हूँ। उनसे बड़ी शायरी पर बहस रहती थी और वो मुझसे कहते थे, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है शायरी से, तुम मेरी शायरी पर बात करते हो। सर एक गज़ल और आपकी बहुत मशहूर है, जो कि आपके चाचा जी पाकिस्तान जब चले गए तो आपने उस समय उस दीवार के बारे में कुछ कहा। तो मैं चाहूँगा सर हमारे दर्शकों को एक बार सर वो गज़ल ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं पुरानी बात हो चुकी है। उस गज़ल का मतलब यूँ था कि दिले तबाह फ़कत तेरी कम ख्याली है। दिले तबाह फ़कत तेरी कम ख्याली है। इन आंसुओं से कहीं आग बुझने वाली है। इन आंसुओं से कहीं आग बुझने वाली है। और किया है दरगुजर उसने बहुत सी बातों को। किया है दरगुजर उसने बहुत सी बातों को। बहुत सी बातों पे हमने भी खाक डाली है। क्या बात है। बहुत सी बातों पे हमने भी खाक डाली है। और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया मेरे भाई। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया मेरे भाई। तो फिर ये सहन में दीवार क्यों उठा ली है। तो फिर ये सहन क्या में बात है। वाह 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 दीवार वाह, क्यों उठा ली सुभान है। अल्लाह। कि बिछड़ कर तुझसे तुझको एक दिन हैरान कर दूंगा। बिछड़ कर तुझसे तुझको एक दिन हैरान कर दूंगा। मैं तेरी झील सी आँखों को रेगिस्तान कर दूंगा। मैं तेरी झील सी आँखों को रेगिस्तान कर दूंगा। और नहीं है तजुर्बा मुझको जो कारोबार दुनिया में। नहीं है तजुर्बा मुझको जो कारोबार दुनिया में। यही होगा कि मैं थोड़ा बहुत नुकसान कर दूंगा। क्या बात है। वाह वाह यही वाह वाह। होगा कि मैं थोड़ा बहुत नुकसान कर दूंगा। और शिकस्ते फाश खाकर भी अजब दीदा दिलेरी से। शिकस्ते फाश खाकर भी अजब दीदा दिलेरी से। वो बुज़दिल कह रहा है जंग का ऐलान कर दूंगा। वो बुज़दिल कह रहा है जंग का ऐलान कर दूंगा। और भरी बस्ती उजड़ने में भला कुछ देर लगती है। भरी बस्ती उजड़ने में भला कुछ देर लगती है। मैं कुछ दिन में तुम्हारे रास्ते आसान कर दूंगा। नमस्कार, HB न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। पूरे देश में कई प्रांतों में अपने शायरी से मुकाम हासिल कर चुके हैं। AMU जो कि एशिया की तीसरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर शायद शहर के शायरों को मौका ना मिले, लेकिन आपको ये खिताब हासिल है कि वहाँ भी अपने शायरी का ज़ोहर दिखा चुके हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। उनके सामने शायरी करना शायद सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। एक शेर के साथ मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि आपसे झुककर जो मिलता होगा, कि आपसे झुककर जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। मेरी मुराद है जनाब बाबर इलियास साहब, जिन्होंने दिल्ली और दिल्ली से आसपास के हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार, शायद ही कोई ऐसा प्रांत हो जहाँ पर आपने अपनी शायरी से मुकाम हासिल नहीं किया हो। और ये खिताब बाबर साहब को हासिल है। मैं एक बार फिर से बहुत ही एहतराम के साथ आपसे रूबरू करा रहा हूँ। हमारे बीच आज हमारा बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि
एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे बीच है जो कि उस्ताद शायर बाबर इलियास साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा कि पूरे देश में आपने शायरी से मुकाम हासिल किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चल, मैं बहुत पहले से यानी बचपन से ही टूटे फूटे शेर कहता था। चूँकि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, उनको बहुत शेर याद थे, मैं सुना करता था। तो ये जज्बा मेरे अंदर भी पैदा हुआ और मैंने बचपन ही से मैं टूटे फूटे शेर कहता था। एक वक्त आया तो मैंने सोचा कि अब मुझे किसी उस्ताद की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ मोहतरम जमुना प्रसाद राही साहब के पास गया और मैंने उनकी शागिर्दी में, यूं कहिए कि उन्होंने मेरी अदबी सरपरस्ती की। बहुत वक्त उनके साथ गुजरता था, 30-35 साल का अरसा उनके साथ मेरा गुजरा। उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत वाक़ हो गई। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और मैं शेर कहता रहा और अब भी शेर कह रहा हूँ, मुशायरों में भी जाता हूँ। छपता भी था पहले, अब वो सिलसिला थोड़ा टूट गया। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से, आगरा रेडियो से मैं अपने प्रोग्राम देता रहा। ये सिलसिला यूं ही चालू है। सर, दिल्ली दूरदर्शन से भी आपका ताल्लुक़ रहा है जी। तो क्या वहाँ का कोई अनुभव आप साझा करना चाहे कि वहाँ भी ऑल इंडिया लेवल पे मुशायरे दिखाए जाते थे? जी, और जी। तमाम देश की जानी मानी हस्ती वहाँ मौजूद रहती थी, आप उनके बीच रहे हैं। देखिए, ऐसा होता था, अभी चंद सालों पहले ही मथुरा दूरदर्शन ने एक रिकॉर्डिंग की थी, उसमें मुझे बुलाया था। अलीगढ़ के कई लोग मौजूद थे उसमें। ईटीवी उर्दू पर भी रहा, जी सलाम पर भी मेरे प्रोग्राम रहा। आज बहुत कम जाता हूँ, चूँकि उम्र भी हो चुकी है, इसलिए थोड़े प्रोग्राम्स में कम शामिल होता हूँ। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी चॉइस है। मेरी बीवी का भी बहुत ताउन रहा और उन्होंने कभी मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की। उनका भी कोऑपरेशन मुझे मिलता रहा जी। मेरी शायरी में। हमने सुना कि पहले आपके परिवार से कुछ लोग कराची जाकर पाकिस्तान में बस गए। आपका पाकिस्तान में भी कई बार जाना हुआ, वहाँ भी आपने काफ़ी सारे गज़ल कहे। तो हमने ऐसा भी सुना था कि आपके चाचा जी बहुत गज़ल कहा करते थे, तो आपने एक बार अपने चाचा जी की गज़ल में भी कमी निकाली थी। तो सर, क्या मामला था? सन 80 के लगभग में वहाँ गया था, वहाँ भी मैंने मुशायरे पढ़े। चाचा जी को मैंने नहीं बताया था कि मैं शेर कहता हूँ। उनसे बड़ी शायरी पर बहस रहती थी और वो मुझसे कहते थे, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है शायरी से, तुम मेरी शायरी पर बात करते हो। बाहर के हुआ यूं कि एक मुशायरे में मुझे अपने साथ ले गए, जिसमें जॉन एलिया मौजूद थे। अहमद फराज साहब को आना था, वो नहीं आ पाए थे। उसमें यहाँ एक मेरे दोस्त थे एजाज रहमानी साहब, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरा नाम अनाउंस करके मुझे पढ़वाया। उस वक्त बहुत खुशी उन्हें हुई और उन्हें जब भी पता चला कि मैं शेर कहता हूँ, शायरी करता हूँ। एक और ख़ास सवाल आपसे पूछूँगा कि एक अदबी तालीम आपकी, एक परवरिश और किस माहौल में हुई, कुछ बताएंगे? वहाँ मेरे कुछ बुज़ुर्ग दोस्त थे, खासा मोइनुद्दीन साहब, शेख बशीरुद्दीन साहब,
जिनको उर्दू पर बड़ा कमांड हासिल था, गालिब के शेरों की तशरीह जब करने बैठते थे तो हैरान कर देते थे। उनसे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली, सबक मिला, मैंने बहुत सीखा उनसे भी। उसके बाद मेरी जो परवरिश बाकायदा तौर पर की जमुना प्रसाद राही जी ने की। खासी मुशायरों में अक्सर आपसे फरमाइश की जाती है जी, वो हैरान कर दूंगा वाली गज़ल, क्या जी, आप हमारे दर्शकों को? देखिए उसका मतलब हाजिर करता हूं कि बिछड़ कर तुझसे तुझको एक दिन हैरान कर दूंगा, बिछड़ कर तुझसे तुझको एक दिन हैरान कर दूंगा, मैं तेरी झील सी आंखों को रेगिस्तान कर दूंगा, मैं तेरी झील सी आंखों को रेगिस्तान कर दूंगा। और नहीं है तजुर्बा मुझको जो कारोबार दुनिया में, नहीं है तजुर्बा मुझको जो कारोबार दुनिया में, यही होगा कि मैं थोड़ा बहुत नुकसान कर दूंगा। क्या बात है, वाह वाह यही वाह वाह। होगा कि मैं थोड़ा बहुत नुकसान कर दूंगा। और शकिस्ते फाश खाकर भी अजब दीदा दिलेरी से, शकिस्ते फाश खाकर भी अजब दीदा दिलेरी से, वो बुज़दिल कह रहा है जंग का ऐलान कर दूंगा, वो बुज़दिल क्या बात। कह रहा है जंग का ऐलान कर दूंगा। और भरी बस्ती उजड़ने में भला कुछ देर लगती है, भरी बस्ती उजड़ने में भला कुछ देर लगती है, मैं कुछ दिन में तुम्हारे रास्ते आसान कर दूंगा, मैं कुछ दिन में तुम्हारे रास्ते आसान कर दूंगा। और इसका आखिरी शेर के तुझे इरशाद। क्या क्या अता मैंने किया है मुफलिसी मेरी, तुझे क्या क्या अता मैंने किया है मुफलिसी मेरी, मैं तेरे नाम अब के अपना हिंदुस्तान कर दूंगा। सर एक गज़ल और आपकी बहुत मशहूर है, जो कि आपके चाचा जी पाकिस्तान जब चले गए तो आपने उस समय उस दीवार के बारे में कुछ कहा, तो मैं चाहूँगा सर हमारे दर्शकों को एक बार सर वो गज़ल ज़रूर बताइएगा सर। देखिए मैं पुरानी बात हो चुकी है, उस गज़ल का मतलब यूँ था कि दिले तबाह फ़कत तेरी कम ख्याली है, दिले तबाह दिले तबाह फ़कत तेरी कम ख्याली है, इन आंसुओं से कहीं आग बुझने वाली है, इन आंसुओं से कहीं आग बुझने वाली है। और किया है दरगुजर उसने बहुत सी बातों को, किया है दरगुजर उसने बहुत सी बातों को, बहुत सी बातों पे हमने भी खाक डाली है, क्या बात है, बहुत सी बातों पे हमने भी खाक डाली है। और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया मेरे भाई, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया मेरे भाई, तो फिर ये सहन में दीवार क्यों उठा ली है, तो फिर ये सहन क्या में बात है, वाह 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 दीवार वाह, क्यों उठा ली सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। और ये सहन में दीवार क्यों उठा ली है। कि जो आप शायरी जो लोग कर रहे हैं, तो उर्दू तो थोड़ा सा सारा पूरा कुछ हर आदमी इतना ज्ञान नहीं रखता है उर्दू का, जिसे कहा जाए कि आसान सा किसी भाषा शैली जो लोगों को समझ में आ जाए। तो जी क्या ऐसी शायरी में भी अब हो रही है? ऐसा है उसमें विशाल कि अब जो है हम उर्दू से थोड़े दूर से होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं उर्दू। जी। तो अब जब शेर शकील ज़बान में कहा जाता है तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, तो शौरा ने भी ये रविश इख्तियार कर ली कि वो आसान ज़बान में शायरी करते हैं, लेकिन आसान ज़बान में शायरी करना बहुत मुश्किल होता है। जी। कम लफ्ज़ों में बड़ी बात कहना ये बड़ा मुश्किल होता है। कोई ख़ास शेर सर अगर आप लोगों को सुनाना चाहें? सुनाता हूँ शेर इनायत। कि अनादम तोड़ती है फ़र्क किरदारों में आते हैं, अनादम तोड़ती है फ़र्क किरदारों में आते हैं, तभी तो साहिबो कुछ पेच दस्तारों में आते हैं। क्या बात। और बहुत से लोग हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अजब खुशफहम है बिकने को बाज़ारों में आते हैं। गुलामी की तेरी आदत तेरी नस्लों में आएगी,
गुलामी की तेरी आदत तेरी नस्लों में आएगी, जो खम होते हैं बुनियादों में आसारों में आते हैं। और हुनर है आहिनी जिस्मों के अंदर जख्म बो देना, हुनर है आहिनी जिस्मों के अंदर जख्म बो देना, कि ये जौहर बड़ी मुश्किल से तलवारों में आते हैं। क्या बात है, वाह। और ये कैसी इनकिसारी है, मचलते आबशारों में बुलंदी से उतरकर खुद ही जो गारों में आते हैं। तो असल में विशाल हुआ ये है कि हम लोग जो एक अरसे से शायरी कर रहे हैं, हम ये सोचकर भी करते हैं कि उर्दू के उन शब्दों को अगर हमने छोड़ दिया, बिल्कुल सहल ज़बानी इख्तियार कर ली, तो फिर जो वो उर्दू है वो मर जाएगी। उन अल्फाज को भी हम इस्तेमाल करते रहें ताकि उर्दू जिंदा रहे। अब इस कदर सहल ज़बान हो जाना, इतनी आसान शायरी करना, मैं समझता हूँ कि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, आसान ज़बान में शेर कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसान ज़बान में बड़ी बात कहना, ये कारीगरी की बात होती है। सर एक छोटा सा सवाल और, जैसे कि आज की नई पीढ़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है गज़ल, शायरी, कविता, क्या इनमें ये लोग अपना इंटरेस्ट लेते हैं या इन चीज़ों से दूर होती जा रही है आज की युवा पीढ़ी? नई पीढ़ी में ये ज़ौक़ ख़त्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। फिल्मी दुनिया में जो इस वक्त शायरी की जा रही है वो आप सुनते होंगे। जी। इससे पहले की जो शायरी की गई है, जिन लोगों ने शायरी की है, उसमें कुछ न कुछ तो है। आज ये पता ही नहीं चलता कि आज शायर क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है। जी सर। रंबा हो क्या माने, क्या सोचा जाएगा, क्या समाज को क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचेगा। शकील के यहाँ इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस, इस्लामिक मैसेज है। और बहुत सी गीत, साहिर को देख लीजिए आप, पूरा मैसेज है। पूरी शायरी जो है वो समाज को एक मैसेज देती है और अपने मकसद से वो कहीं हटते नहीं हैं। मैं उनका नाम बड़ी इज्जत से लेता हूँ साहिर लुधियानवी का, कि उन्होंने समाज को कुछ दिया। और हर शायर को, हर अदीब को ये चाहिए कि वो ऐसी बात कहे कि समाज को कुछ मिले। फर्ज बनता है शायर का, अदीब का, कि एक शायर, गज़ल और जो कविता कहने वाले जो महान पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो लोग प्रोफेशनल होते हैं। बहुत सारे लोग इनका नाम से, जो वास्तविकता में इसके लाभार्थी नहीं हैं, जो बहुत सारा पैसा कमा जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक गज़ल करता है, कवि है और शायर है, जिनके अंदर कूट कूट के गज़ल करने की छवि हमने देखी है, उनके अंदर योग्यता है, लेकिन वो कहीं न कहीं उन्हें वो पुरस्कार, वो सम्मान नहीं मिल पाता, जिससे कि वो उससे वंचित रहते हैं। तो सर उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सरकारों को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि इन पर आने वाले समय में लोग इनकी तरफ आकर्षित हों? देखिए, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जिस तरह की भी फैसिलिटीज हों वो मुहैया कराई जाएं। दूसरी, मीडिया, अखबार, रिसाले, इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मीडिया की ख़ास तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को जो हमारी नई पीढ़ी में भी हैं और बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी कविता कह रहे हैं, उनको आगे लाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सर एक मैं बड़े एहतराम से एक बात और पूछना चाहूँगा। तो बड़ी जिम्मेदारी है ये, देखिए एक जिम्मेदारी ले रहे हैं आप। जी जी जी। कि मोहब्बत आपको भी है। हाँ, इस मुकाम पे आकर के आपने शायद देश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, कोना नहीं छोड़ा, और
यहाँ से बाहर भी, देश के बाहर भी आपने शायरी का जौहर दिखाया है, तो क्या मानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ? मैं बताऊँ आपको विशाल जी कि मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। जिसमें मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या कहूँ, से पत्थर है, क्या है वो? क्या ज़रूरी है कि मोहब्बत पर ही शेर कहा जाए? निगाहों पे भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि निगाहों पे यानी कि आंखों पर बहुत खूबसूरत शेर कहे हैं लोगों ने, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े मशहूर शायरों ने शेर कहे हैं। मैं एक कोई शेर आपसे भी सुनना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको कि निगाह भर के बस एक बार उसको देखा था। निगाह भर के बस एक बार उसको देखा। निगाह भर के बस एक बार उसको देखा था, फिर उसके बाद नज़र सारे मंजरों से गई। क्या बात है। निगाह भर के बस एक बार उसको देखा था, फिर उसके बाद नज़र सारे मंजरों से गई। कोई ख़ास नज़में जो पूरे हिंदुस्तान में पसंद की गई हैं और तमाम शायर भी चाहते हैं कि आप उन कलामों को पढ़ें, और लोग भी चाहते हैं, दर्शक भी चाहते हैं कि आपके नायाब कलाम जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, उनको आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से? झुलसते खेत और जलते हुए खलिहान सा हूँ मैं। झुलसते खेत और जलते हुए खलिहान सा हूँ मैं। मेरे ज़ख्मी बदन को देख हिंदुस्तान सा हूँ मैं। क्या बात। अजब थी प्यास की शिद्दत मुझे दरिया समझ बैठा। अजब थी प्यास की शिद्दत मुझे दरिया समझ बैठा। अब उसको क्या खबर अंदर से रेगिस्तान सा हूँ मैं। और मेरे चारों तरफ ऐ तितलियों क्यों रक्स करती हो। मेरे चारों तरफ ऐ तितलियों क्यों रक्स करती हो। तुम्हें मालूम तो है कागजी गुलदान सा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहना। तुम्हें मालूम तो है कागजी गुलदान सा हूँ मैं। और कोई तो हो समेटे भी सजाए भी सलीके से। कोई तो हो समेटे भी सजाए भी सलीके से। खुद अपने घर में ही बिखरे हुए सामान सा हूँ मैं। क्या बात है, वाह खुद वाह। अपने घर में ही बिखरे हुए सामान सा हूँ मैं। और चिताएं जल के ठंडी हो चुकी हैं आरज़ुओं की। चिताएं जल के ठंडी हो चुकी हैं आरज़ुओं की। अब अपनी आग में जलता हुआ शमशान सा हूँ मैं। अब अपनी आग में जलता हुआ शमशान सा हूँ मैं। और ज़माने भर के चेहरे पर लिखा तो पढ़ लिया बाबर। ज़माने भर के चेहरों पर लिखा तो पढ़ लिया बाबर। खुद अपने आप से लेकिन अभी अनजान सा हूँ मैं। खुद अपने आप से लेकिन अभी अनजान सा हूँ मैं। हम आगे भी आपसे आपका अनुभव और आपकी बचनों से रूबरू होते रहेंगे, लोगों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। बस मैं आज की इस चर्चा को एक शेर के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनका काम है अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है वो जहाँ तक पहुँची। यकीनन बिल्कुल सही बात। आज हम जिन शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे थे, बाबर इलियास, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, एक बहुत हमारे लिए एक फ़ख्र का मौका है कि HBN में वो आए। उन्होंने अपने कई अनुभव हमसे साझा किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस स्टूडियो में आने का। भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी शुरुआत देश के जाने माने शायर बाबर इलियास साहब से हो चुकी है। समय समय पर हम आपको गीतकार, गज़लकार, शायरों से रूबरू कराते रहेंगे, उनके कलामों से, उनके अनुभवों से। इन्हीं सब विषयों के साथ कैमरामैन चिंटू के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा, HBN न्यूज़, अलीगढ़।